हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ में भी आ जाते हैं और उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें आपको इन शब्दों को छांटकर लिखना है। शब्द हैं तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। फर्स्ट है यहाँ पर, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो एक ही जगह पर आप काफी सारे पौधे एक ही टाइप के लगाएं तो उन पौधों को क्या कहते हैं? तो वो आ जाएगा फसल। फसल कहते हैं उसे। नेक्स्ट है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी की क्या करते हैं हम? तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज, जो बीज खराब हो, उनको पानी में डालें तो पानी पर वो क्या करने लगते हैं? तो वो तैरने लगते हैं। तो यहाँ आ जाएगा तैरने लगेंगे। नेक्स्ट है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो फसल उगाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, उसके अलावा मिट्टी से आपको क्या क्या चाहिए? तो बाकी जो दो वर्ड यहाँ पर बचे हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, एक जल और दूसरा पोषक। तो मिट्टी से पानी भी चाहिए उनको और पोषक तत्व भी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉलम ए में दिए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ दो कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम ए में ये शब्द हैं खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। और कॉलम बी में है मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो मिलान करना है इसमें। फर्स्ट खरीफ फसल है। खरीफ फसल हम जानते हैं वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, वो है धान एवं मक्का। तो ये इस तरह से आप इसको मिलाएंगे। रबी फसल, रबी फसल है ये शीत ऋतु में जो लगाते हैं हम सर्दियों में, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, जो केमिकल वाली खाद होती है, वो होती है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद जो हम खेतों में खाद बनाते हैं वो बनती है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से। तो ये आ जाएगा। और मवेशियों का चारा ये अलग रह जाएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। मवेशी होते हैं जानवर जो हम पशु पालते हैं उनको मवेशी कहते हैं। तो मवेशियों का चारा ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ इसका कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर यह है खरीफ फसल, इसके दो उदाहरण देने। तो अभी पीछे जो मिलान करने में हमने यूज किए वही यहाँ पर ले लेंगे, धान एवं मक्का। रबी फसल है नेक्स्ट, इसमें भी आप वही ले लेंगे, गेहूं, चना, मटर में से कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो एक एक पैराग्राफ लिखना है इसमें। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में आप पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। इसमें मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और पोला बनाया जाता है, जिससे जुताई कहते हैं। तो इसको जुताई कहते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी को उलटते हैं, पलटते हैं, हम उसको ढीला करते हैं और इस प्रोसेस को हम जुताई कहते हैं। इससे जड़ें सरलता से श्वसन कर पाती हैं। जड़ों को भी सांस लेने की जरूरत होती है, तो मिट्टी ढीली हो गई तो वो आसानी से सांस ले सकती हैं। और दूसरा, केंचुए और सूक्ष्म जीव जो है उनकी वृद्धि में भी सहायता मिलती है, वो भी ज्यादा बढ़ते हैं, इससे पौधों को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है बुआई। बुआई क्या चीज है? उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। तो बीज जो लगाते हैं बराबर सही सही दूरी पर, उचित गहराई में, ना बहुत ऊपर ना बहुत गहरा लगाएं हम, तो वो सोच समझ के हमें बीज लगाने पड़ते हैं, उसको हम बुआई कहते हैं। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। बुआई हाथों से या सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। तो बीज जो है अच्छी टाइप के स्वस्थ बीज जो हैं उनको हम चुनते हैं पहले, फिर उनको बोते हैं। बोने के लिए हम हाथों से भी कर सकते हैं उसको मैनुअली, या फिर एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर निराई। निराई क्या चीज है? तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार उग जाते हैं जो अपने आप उग रहे हैं पौधे, ऐसे जो हमें नहीं चाहिए, वो जो हमने फसल लगाई उसके पौधों के साथ अलग से वैसे ही उसके साथ साथ उगते रहते हैं। तो इन खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। और ये काम भी कैसे कर सकते हैं हम? या तो हाथों से खुरपी की सहायता से कर सकते हैं, या फिर 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा किया जा सकता है।
तो ये काम भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं, हाथों से भी करते हैं, खुरपी से वो उखाड़ते हैं हम जो भी खरपतवार उगे हुए हैं, या फिर केमिकल्स मिलते हैं मार्केट में 2,4-D, इस तरह के खरपतवार नाशी केमिकल्स होते हैं, उनका स्प्रे करके भी हम इसको निराई कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। आप ये लिखेंगे यहाँ पर, अनाज के दाने भूसे से अलग करने, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। और इसका ये काम भी जो है हम मशीन की सहायता से करते हैं, और उस मशीन को हम थ्रेशर कहते हैं। तो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है वो आपको बताना है यहाँ पर। उसके लिए आप ऐसे टेबल बनाएंगे, फर्स्ट में आ जाएगा क्रम संख्या, नेक्स्ट कॉलम में उर्वरक लिखेंगे और नेक्स्ट में हम खाद लिखेंगे। तो अंतर किस तरह से देंगे। फर्स्ट अंतर हो गया, उर्वरक यह एक मानव निर्मित लवण है, इंसान का बनाया हुआ। और खाद ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति में बनता है अपने आप ही, जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। तो पौधे, गोबर, जो भी अवशेष होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उनके विघटन से ये अपने आप बनता है। तो ये प्राकृतिक पदार्थ हो गया। सेकंड, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये फैक्ट्री में बनता है उर्वरक। खाद ये खेतों में बनाई जा सकती है, अपने आप बनती है। थर्ड, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलती। ह्यूमस क्या है, मिट्टी के ऊपर हम एक परत देखते हैं जो खाद वगैरह से बनती है, जिसमें नमी होती है, पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, और उसमें पौधों के लिए ज़रूरी जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो होते हैं। तो सड़े गले पदार्थों की जो परत बनती है एक, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उर्वरकों से ये ह्यूमस नहीं मिलती। और खाद में इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मिलती है। फोर्थ अंतर हो गया, इसमें ये जो पादप पोषक हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्रचुरता से होते हैं उर्वरकों में। ये पादपों के लिए ज़रूरी, पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये उर्वरकों से मिलते हैं, खाद से ये नहीं मिलते। इनमें पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये पोषक जो है ये कम होते हैं खाद में, इसलिए दोनों का इस्तेमाल करते हैं किसान जब खेत में खेती करते हैं। उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं और खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये अंतर आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं ये बताना है, और पानी बचाने वाली दो विधियां कौन सी है सिंचाई की, वो भी आपको बताना है यहाँ पर, उनका वर्णन करना है। तो सिंचाई आप लिखेंगे, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक फिक्स टाइम के बाद बार बार हमें पानी देना पड़ता है खेतों में, तो इसे हम सिंचाई कहते हैं। और इसमें जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां भी आपको बतानी है। तो फर्स्ट हो गई छिड़काव तंत्र, और सेकंड हो गई ड्रिप तंत्र। अब इनमें आपको इनका वर्णन भी करना है। तो आगे आप इस तरह से लिखेंगे, नंबर 1 छिड़काव तंत्र। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इस विधि में पानी के पाइपों से जुड़े घूमने वाले नोजलों की सहायता से फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यह विधि लॉन, कॉफी की खेती आदि के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो पानी के पाइप होते हैं, उसमें आगे नोजल लगाई होती हैं, जोड़ी होती हैं, नोजल घूमती हैं और उससे चारों तरफ छिड़काव होता है पानी का, जैसे बारिश होती है उस तरह से छिड़काव होता है। और ये लॉन के लिए, जहाँ मैदान में काफ़ी ज़्यादा घास लगाई हुई है प्लेन एरिया में, तो वहाँ पर अच्छा रहता है। ये कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है इस तरह का छिड़काव तंत्र। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, पौधों की जड़ों में गिरता है, और इससे जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। पानी मिट्टी में इधर उधर नहीं फैल रहा है, जहां जरूरत है वहीं हम दे रहे हैं पानी। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों के लिए बहुत उपयोगी है। तो पौधे जो बराबर बराबर दूरी पर हम लगाते हैं, अलग अलग दूर हैं, तो उनके लिए ये बूंद बूंद करके पानी आसानी से दिया जा सकता है। तो पाइप जो होता है उसमें जगह जगह छेद होते हैं, वहां से वो बूंद बूंद करके पानी निकलता है। तो फलदार पौधों के लिए, बगीचों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। ये घास वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि घास जो है वो पूरे एरिया में फैली हुई है। तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम छेद कर दें और पानी देते रहें। उससे कुछ पौधों को मिल पाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो ये उस जगह कामयाब है, उस जगह ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर पौधे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं। तो और सबसे कम पानी इसमें ही लगता है ड्रिप तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाते हैं तो क्या होगा। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि गेहूं एक रबी फसल है, अतः इसे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है।
रबी फसल है, हमने पीछे भी बात की, और रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में होती है, तो इसको ठंडे मौसम और कम पानी की जरूरत होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं, पहली बात तो क्योंकि मौसम ठीक नहीं है इसलिए ठीक से बढ़ेंगे ही नहीं, और साथ में क्या होगा कि खरीफ ऋतु में बारिश बहुत होती है, वर्षा ऋतु होती है उस टाइम, तो इसलिए इस ऋतु की अत्यधिक वर्षा के कारण सड़ भी जाएंगे, जिससे फसल बर्बाद हो जाएगी। तो पौधे ठीक से भी नहीं बढ़ेंगे, तेज बारिश की वजह से वो सड़ भी जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी, तो फायदा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो खेत में हम लगातार फसल उगाते ही जाएं, कोई खाद वगैरह न डालें तो क्या नुकसान होता है, क्या असर पड़ता है, वो आपको बताना है। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की बात की हमने पीछे, वो पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए ये जरूरी होते हैं। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोषकों की कमी हो जाती है, जड़ों से वो पौधे लेते रहेंगे और मिट्टी के अंदर ये कम हो जाएंगे, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसमें फसलें आसानी से और अच्छे से नहीं उगती हैं, नहीं बढ़ते हैं पौधे, तो ये नुकसान होता है। इसलिए किसान क्या करते हैं, उसमें बार बार जब भी फसल लगाते हैं तो खाद और उर्वरक डालते रहते हैं, जिससे ये पोषक तत्व जो है ये पूरे उनके लिए जितनी जरूरत है उतना मिलते रहे। तो ये नुकसान है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो ये पीछे भी आया था खरपतवार वाला, तो वही आपने यहाँ लिखना, निराई वाला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पैराग्राफ लिखा था, वही आप यहाँ सेम टू सेम लिख देंगे, वही मैंने यहाँ कॉपी करके लिखा है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ये आगे खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे बताएंगे कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये कार्य हाथों से, खुरपी की सहायता से या फिर 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं गन्ने की फसल के, लेकिन ये आगे पीछे हैं, तो इनको सही क्रम में लगाना है। इसमें क्या दिया हुआ है, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत में जुताई करना, खाद देना, तो इनको सही क्रम में लगाना पड़ेगा। तो आंसर आप देंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद खेत में जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर उसके बाद खाद देते हैं उसमें, फिर हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद जब फसल पक गई तो कटाई करते हैं, और उसके बाद फिर फसल को चीनी मिल में भेजते हैं चीनी बनाने के लिए। तो गन्ना था, गन्ने को चीनी मिल में भेजा, वहां उसकी चीनी बनेगी। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ ये पहेली है, वर्ग पहेली, इसमें कुछ अक्षर पहले से भरे हुए भी हैं, इनको पूरा करना है, उसके लिए संकेत ये दिए हुए हैं। फर्स्ट है ऊपर से नीचे की ओर, इसमें फर्स्ट है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो आपके चैप्टर के अंदर ही था ये। कहाँ भरना है इसको, नंबर 1 में, ऊपर से नीचे। तो ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं बॉक्स, यहाँ पर र से शुरू होगा ये, तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका है रहट, तो रहट, ये आप इस तरह से भर देंगे। सेकंड है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो पालतू पशुओं को पालना बड़े पैमाने पर, उसको हम क्या कहते हैं, ये नंबर 2 में भरना है। नंबर 2 यहाँ पर है ये, तो इसमें शू लगा हुआ है, उसी से आपको पता लग जाएगा, ये आ जाएगा पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। थर्ड है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ये यहाँ पर आना है नंबर 3 में, ऊपर से नीचे। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ, पहले से है इसमें, खरीफ बन गया ये। नेक्स्ट है फसल पक जाने के बाद काटना। फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये नंबर 6 में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ई बना हुआ है, तो काटने की प्रक्रिया को हम कटाई कहते हैं। तो क और टा लिख देना है आपने इस तरह से। अब उसके बाद है बाई से दाई ओर, लेफ्ट टू राइट जाना है। अब इसमें नंबर 1 है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। नंबर 1 लेफ्ट से राइट, ये ऊपर है। तो शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रबी फसल। तो बी आ जाएगा, र पहले से है इसमें, रबी। फिर नंबर 4 में आना है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो नंबर 4 में यहाँ पर ये आएगा। तो फ और ल बन चुका है, बीच में हमने स लिखना है, बस फसल बन जाएगा ये। नंबर 5 है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। तो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं,
ये नंबर 5 में यहाँ पर लिखना है। तो ये उर्वरक होते हैं, ऊ लगाना है और र लगाना है आपने, तो उर्वरक बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद नंबर 7 है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया यहाँ नंबर 7 में डालनी है आपने, ये हो जाएगी निराई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।